जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न आज आपकी क्लास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सारी चीज़ें समझ ली थी कि आपकी कक्षा क्या है, उप कक्षा क्या है यानी सेल क्या है, सब सेल क्या है, इसके बाद कक्षक क्या है यानी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके थे। देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने आपको बता दिया था, मोस्टली 3p6 तक आपका पूरा हो जाता है लगभग यानी अगर बात करें कि 3p6 तक आप पूरी तरीके से आपसे ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा जाएगा। 3p तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपसे कभी बड़ा पूछ लिया जाए तो बाय चांस के लिए आप याद रखिएगा, लास्ट में हम लोग सोमरफील्ड का पढ़ रहे थे। अगर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के बारे में बात आ जाए तो आप अफबाउ का सिद्धांत भी फॉलो कर सकते हैं। अफबाउ का सिद्धांत बेस्ड है n+l के लिए, जहां पर l आपका उप कक्षा के बारे में यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बड़ा पूछ लिया गया या पूछ लिया गया अफबाउ का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है जब बड़े कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा अफबाउ का सिद्धांत में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा जाता है। सबसे पहले 1s लिया था हम लोगों ने, इसके बाद 2s 2p, क्योंकि पहले में कितना एक यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कितनी उप कक्षाएं बन जाती हैं 2। इसके बाद तीसरे में हम लोगों ने पढ़ा था 3 यानी भरेंगे तो 3s, इसके बाद 3p और इसके बाद 3d। इसके बाद चौथे पे आएंगे तो 4s 4p, इसके बाद 4d और इसके बाद 4f। ये था। इसके बाद अगर और बड़ा पूछ लिया जाए तो इसके बाद लेंगे 5s 5p 5d, इसके बाद 5f। कुछ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछा जाएगा, फिर भी चलिए और आगे देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 6x 6s 6p, इसके बाद 6d, इसके बाद अगला 7 का भी देख लेते हैं 7s 7p। इतने में ही समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपने भरे थे 1s 2s 2p से भर रहे थे आप, तो ये भरे कैसे जाते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसमें कम ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन यानी जिनमें ऊर्जा कम होगी, तो सबसे पहला किसमें भरा जाएगा 1s में। इसके बाद फिर 2s में, इसके बाद अब यहाँ से देखेंगे तो 2p में और फिर 3s, फिर इसके बाद 3p 4s, यानी क्रॉस में हम लोग लेते चले जाएंगे इस तरीके से, इसी क्रम में आपके भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से, और इसके बाद लास्ट ये आ जाएगा। यानी सबसे पहला भरा जाएगा 1s, फिर 2s 2p 3s, इसके बाद 3p 4s 3d 4p 5s, इसके बाद 4d 5p 6s, इसके बाद 4f 5d, इसके बाद 6p। ये अफबाउ का सिद्धांत है, जब बड़े कॉन्फ़िगरेशन हो तब उसमें भरा जाता है। इसका पाथ कैसे होगा, अगर पाथ की बात करें तो पाथ को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले किसमें भरा गया 1s, तो डॉटेड से आप इसको इस तरीके से भर सकते हो।
तो यहाँ से आपको ये क्लियर रहेगा कि कैसे भरा जाना है। कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने को आ जाए आप भर ले जाओगे। तो ये इस तरीके से भरा जाता है, इसको बना लीजिएगा। ये अफबाउ का सिद्धांत है। तो यहाँ तक उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड अब आपको दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आपको सोडियम का दिया था, मैग्नीशियम का दिया था, एल्यूमिनियम का दिया था। काफ़ी लोगों ने उसमें सही आंसर किए थे। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफबाउ या सोमरफील्ड या बोरबरी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत है, बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत या आफबाउ के सिद्धांत को कौन से 4 तत्व हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। तो एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। वे 4 तत्व जो इन सिद्धांत को, इन सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते। इनमें से पहला तत्व है, इसे बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम जिसे हम लोग Cr से डिनोट करते हैं। इसका अगर क्रमांक की बात करी जाए तो कितना होगा, तो इसका क्रमांक होता है 24। इसके बाद दूसरा तत्व कौन सा है, तो दूसरा है आपका कॉपर यानी Cu। इसके अगर क्रमांक की बात करें तो इसका क्रमांक होता है 29। इसके बाद तीसरा होता है, तीसरे तत्व की बात करें अगर तो तीसरा होगा आपका सिल्वर यानी चांदी, Ag से डिनोट करते हैं। इसका क्रमांक की बात करें तो इसका क्रमांक होता है आपका 47। एक हाँ और रहे चौथा, ये है आपका कौन सा, तो ये आपका चौथा तत्व है पैलेडियम। पैलेडियम इसे डिनोट किया जाता है Pd से। इसका क्रमांक होता है 46। चाहो तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। इसको जब भरा जाता है तो इस तरीके से भरा जाता है कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आवे, यानी भरेंगे कैसे, तो 2 8 18 इस तरीके से भरे जाते हैं। तो इसमें जब भरा जाएगा तो भरा जाएगा 2 8 13 और फिर 1, लास्ट में 1 रखा जाता है। ये इन तत्वों की खास बात, ये इनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कॉपर भरेंगे तो भरेंगे 2 8 18, 2 8 18 और फिर 1। उसी तरीके से अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को भरेंगे 2 8 18 18 1। उसी तरीके से अगर पैलेडियम को भरें तो भरेंगे 2 8 18 17 1, यानी लास्ट में 1 कम कर देंगे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर, तो लास्ट में 1 आता है इनमें। इस वजह से कहा जाता है कि ये 4 तत्व इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। आपसे इतना लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वे 4 तत्व निम्न में से कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ या बोरबरी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। तो वो ये 4 तत्व हैं। उनमें से ये भी पूछ सकता है, एक ऑप्शन डालेगा कि कौन सा करता है या कौन सा नहीं करता। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। अफबाउ सिद्धांत के बाद अब हम लोग समझते हैं 1924 में परमाणु सिद्धांत के संबंध में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन्होंने
परमाणु की द्वैत प्रकृति के बारे में, यानी एटम की ड्यूल नेचर के बारे में बताया। तो इनके बारे में लिख लीजिएगा कि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। अब द्वैत प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया था, और ये द्वैत प्रकृति क्या थी? तो पहली प्रकृति इन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षाओं में आपका कण के रूप में गमन करते हैं। यानी पहली जो प्रकृति थी ये प्रकृति थी कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर, और दूसरी प्रकृति इन्होंने बताई तरंग प्रकृति, यानी तरंग के रूप में, वेव नेचर के रूप में गमन करते हैं। तो ये दो प्रकृति बताई थी, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसके बाद अगली आए वैज्ञानिक 1926 में, इनका नाम था श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने परमाणु सिद्धांत के बारे में ये बताया, इन्होंने कहा कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है उसका आधार तरंग प्रकृति है। यानी इन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति रखी वो प्रकृति तरंग प्रकृति थी। यानी तरंग प्रकृति को आधार मानकर इन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे? श्रोडिंजर थे, जिन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसके बाद अब अगले वैज्ञानिक आए 1927-28 के आसपास। इन वैज्ञानिक का नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा? तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति दोनों में परिवर्तन को एक साथ नहीं बताया जा सकता। इन्होंने कहा कि जो हाइजेनबर्ग है, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और उसका जो परमाणु का संवेग है, दोनों को एक ही समय पर काउंट करके नहीं बताया जा सकता। इसी को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, पॉइंट हम बोले दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जितने आए हुए उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, इतने इतने पॉइंट आपको याद रखने। इन पॉइंट्स में लिखिएगा, इन्होंने कहा कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा स्थिति यानी कि लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। एक ही समय पर दोनों का पता नहीं लगाया जा सकता, इससे ही अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत श्रोडिंजर ने। कण की द्वैत प्रकृति सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट में बना करके इनको ऐड करते जाइएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अगली बात आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, परमाणु के मूल कण के बारे में पढ़ें उसके पहले हम लोग एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ना, परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मध्य अनुपात कितना होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो नोट करिएगा। परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के मध्य अनुपात, ये क्वेश्चन भी काफी आता है। नाभिक की त्रिज्या के मध्य अनुपात क्या होगा, पहले भी बता चुके हैं। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में। नाभिक उससे छोटा होता है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोग फर्मी मीटर भी बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब इनके मध्य अगर अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। अब ये माइनस में फिगर है, अगर इसको ऊपर लाएंगे या यहीं से काटेंगे तो देखिए, इसको जब यहाँ से ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू 10 की पावर। अब नीचे माइनस में था, ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ प्लस का 15 है, माइनस का 10 है, तो जब माइनस का 10 इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁵ मीटर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके मध्य अनुपात क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इनके मध्य अनुपात 1:10⁵ होगा। 1:10⁵ होगा। अनुपात में निकालना है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 में आ जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना निकलेगा। तो अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 5 है, यहाँ पे 5 जीरो कितना हो जाता है, लाख। तो परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 1 लाख गुना होता है, यानी 10⁵ अनुपात 1। क्योंकि बटे में कितना बचेगा, प्लस का है ना, इसलिए बटे में कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो ये कितना होता है, लाख गुना। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अब आते हैं परमाणु के मूल कणों के बारे में। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु में मूल कणों की संख्या कितनी है। तो परमाणु में मूल कण 3 है। अब ये 3 कण कौन कौन से हैं, अगर इनको लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको शो करेंगे, ई से माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, और वहीं अगर इसकी बात करें तो ये होगा उदासीन। नोट करिएगा।
अब सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की 1897 के आसपास। इसके बाद प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1919 में। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, तो इसका नाम किसने दिया था बताइए? इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने, या कई बार गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं होता तो रदरफोर्ड लगेगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो गोल्डस्टीन लगेगा। गोल्डस्टीन जब नहीं दिया होता तब आंसर रदरफोर्ड लगता है। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी इसकी खोज। जेम्स चैडविक 1932 में। जेम्स चैडविक 1932 में। अब अगली बात, द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु का, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी बता रहे, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1840वां भाग होता है। यानी बात करें तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का जो भी द्रव्यमान होगा उसका 1/1840वां भाग जो द्रव्यमान बनेगा वही एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बनेगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840वें द्रव्यमान के बराबर है किस तत्व के? तो वो किसके बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन के। या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि परमाणु के मूल कणों में किसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1840वें भाग के बराबर होता है? तो हाइड्रोजन के 1840वें भाग के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वहीं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका भी द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर कौन कौन से द्रव्यमान वाले कण हैं? तो वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यहाँ बात आती है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.67। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ऐड कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में अगर बात करें तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम। ऐड कर लीजिएगा जल्दी से।
इसके बाद स्थिति की बात करें कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, यानी लोकेशन क्या होती है, तो यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। वहीं अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका नाभिक में होता है। इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी कहाँ पर होगा, नाभिक में। जब आप परमाणु का फिगर बनाते हो तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पर क्या होगा, P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है इस तरीके से। तो ये कहाँ पर होगा, बाहर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होंगे, तो ये नाभिक में होंगे। ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, अगर यहाँ से आपसे द्रव्यमान का कभी क्रम पूछ ले तो बहुत माइन्यूट अंतर होता है। द्रव्यमान के क्रम में सबसे कम द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, इसके बाद होता है आपका किसका, इसके बाद द्रव्यमान होता है आपका प्रोटॉन का, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का। तो कई जगह द्रव्यमान का क्रम पूछ ले, अगर द्रव्यमान का क्रम, तो माइन्यूट अंतर है, इसलिए द्रव्यमान के क्रम में लिख लीजिएगा सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कम प्रोटॉन, और सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये माइन्यूट अंतर है। देखिए यहाँ पर 1840वां था, ये लगभग बराबर था, और ये भी लगभग हाइड्रोजन के बराबर था। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, और इसके बाद प्रोटॉन का, और इसके बाद सबसे कम द्रव्यमान किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का। तो कई बार द्रव्यमान का क्रम लगाने को आता है, तो उसको एक नोट डाल के पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। ऐड हो गया। अब आवेश की बात कर लें। देखिए आवेश के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा। लेकिन ये आवेश होता कितना है, तो याद रखिएगा 1.67 माइनस में होगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम में होगा। इसके बाद अगली बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये इतना ही होगा। लेकिन ये किस में होगा, तो ये प्लस में होगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें कि न्यूट्रॉन का आवेश, तो ये आवेश रहित है, अभी आपने पढ़ा था, ये उदासीन। ये भी ऐड कर दीजिएगा। अब बात आती है कि एएमयू में इसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी एएमयू में परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। एएमयू में द्रव्यमान, एएमयू का पहली बात तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, आपको हमने उसमें लिखाया था जब यूनिट एक जगह पर लिखा रहे थे मात्रकों के बारे में, तो वहां पर एएमयू का फुल फॉर्म था एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु
द्रव्यमान इकाई, ये इसका फुल फॉर्म है। परमाणु द्रव्यमान इकाई ऐड करिएगा। अब एएमयू में कितना होगा? एएमयू में जब आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलेगा 0.0000549 AMU, ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का निकालेंगे तो प्रोटॉन का निकलेगा 1.008, प्रोटॉन का निकलेगा 1.007, सॉरी 1.007 AMU, इसका निकलेगा 1.008 AMU। ये उसी द्रव्यमान को चेंज करके इसमें लाया गया है जो अभी पहले लिखा रहे थे। तो जो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है, इसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि एक एएमयू बराबर कितना होता है। तो एक एएमयू बराबर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो द्रव्यमान अभी हम लोगों ने लिखे थे उनमें जो लेस करेंगे दशमलव के 3 अंकों तक जा करके, तो लेस करने पर हमें मिलेगा कि न्यूट्रॉन 1.008 एमयू पे, और ये इतने पे, और ये आपका 0.00549 एमयू पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है और दिमाग में कि एक एमयू बराबर कितना होता है। इसके बाद अगली बात करें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ये होता है पॉजिट्रॉन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है? पॉजिट्रॉन है। ये जस्ट अपोजिट होता है। इसकी खोज की थी 1932 में एंडरसन ने। तो एंटी पार्टिकल याद रखिएगा, क्योंकि इसमें और सब तो सेम है, इसमें बस अंतर ये इतना आता है कि इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाता है, यानी पॉजिट्रॉन जो है वो नाभिक में नहीं पाया जाएगा, और दूसरी बात इसका जो चार्ज होगा वो प्लस में होगा। ये याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट है, ये एंटी पार्टिकल। इसके बाद अगली बात कर लें, इसका एंटी पार्टिकल है नहीं कोई, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल कोई नहीं है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या होता है, कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज हेडिंग डालिएगा, परमाणु संख्या क्या है ये देखते हैं। परमाणु संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से भी संबोधित करते हैं।
परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी इसी को कई जगह लिख दिया जाता है, या परमाणु क्रमांक। इसको शो किससे करते हैं, तो इसे प्रदर्शित किया जाता है जेड से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसे प्रदर्शित करते हैं जेड से। अगली बात कि अगर आपसे कभी पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई तत्व दे दिया गया जैसे 6C12, 6C12, और आपसे पूछा कि यहाँ पर जेड क्या है, तो जो नीचे लिखा गया ये जेड होता है, नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। इसके बाद जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो लोग जानते होंगे, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है परमाणु भार का। परमाणु भार को हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसको शो किससे करते हैं, तो इसे बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसके बाद एटॉमिक मास के बाद इसमें और क्या पूछा जाता है, तो इसे शो करते किससे हैं, तो इसे प्रदर्शित किया जाता है ए से। इसे जेड से क्रमांक को, यानी ये जो नीचे होगा ये जेड होगा और जो ऊपर दिया होगा वो ए होगा। अब अगली बात समझते हैं यहाँ से कि अगर कभी जेड के बारे में पूछ ले या कभी आपसे ए के बारे में पूछ ले तो जेड बराबर होता क्या है। देखिए जेड बराबर जेड बराबर क्या लिया जाएगा बताइए। जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, जेड बराबर पी, यानी बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। वहीं अगर ए बराबर पूछा जाए तो ए बराबर होता है पी प्लस एन, यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया 6C12, तो ये क्या है, ये जेड है, ये इक्वल है किसके, पी के, और ये इक्वल है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और ए बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए बराबर लिखते हैं पी प्लस एन। अब यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कितनी है, 6 है, क्योंकि जेड बराबर किसके होता है, पी के। वहीं अगर पूछ लिया जाए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे जेड है तो जेड जेड और जो आपका पी है यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु जो संख्या है, अगर इसमें एक क्वेश्चन देखिए लगा के देखते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 14 है, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 14 है तथा परमाणु भार 30 है, परमाणु भार 30 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैसे लगाओगे इसको, देखिए हम लोग लिखते क्या है, यहाँ दिया गया है प्रोटॉनों की संख्या दी है, पूछा क्या गया न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु भार भी दे दिया गया, यानी ए बराबर दिया गया, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन,
अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें 30 दे दिया गया है ए, ये क्या दिया गया है, ये ए है, और ये क्या है, ये पी है। तो यहाँ पर ए कितना दिया गया, 30 बराबर, अब पी हम लोगों को 14 दे दिया गया और एन निकालना है। ये इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा, 16, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी निकल आएगी, 16। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अगले टर्न में हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में आइसोटोप्स, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन और बनते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।